नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत संसार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं चौथा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, दिल्ली पुलिस का ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट और 1 सॉलिड पेपर आ चुका है। इसके अलावा आज का जो क्लास रहेगी आपकी, इसके अलावा कंप्यूटर की क्लासें डाल चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर की भी 3 क्लासें आपकी आ चुकी हैं। ठीक है, 3 उसमें क्लासें आ चुकी हैं। ठीक है, एक आपकी जो है 50 नंबर की थी, 50 क्वेश्चन थे, एक में आपके 100 क्वेश्चन थे। इसके अलावा तीसरी जो क्लास आई है आपकी, उसमें भी 100 क्वेश्चन है और एक क्लास और आएगी आपकी जिसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि लगभग आपके 450 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। इसके अलावा और भी क्लासें आपकी कंप्यूटर की डाल दी जाएगी और ये प्रैक्टिस सेट भी आपके चलते रहेंगे। तो जिन बच्चों ने इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संसार अकेडमी के नाम से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और संसार अकेडमी के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसमें आपके जो है जीके और कंप्यूटर दोनों की क्लास, दोनों के इसमें क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। यानी कि लगभग आपके 50 क्वेश्चन आपके जीके के और 10 क्वेश्चन आपके जो कंप्यूटर के आएंगे, वे भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो संभावित प्रश्न जो है, संभावित प्रश्नों के साथ आपकी ये क्लास स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है, संगम साहित्य काल से संबंधित पुरातात्विक सामग्री यहां से खोदकर निकाली गई। संगम साहित्य की जो आपकी सामग्री अवशेष प्राप्त हुए हैं, वे कहां से प्राप्त हुए हैं, ये आपको इसमें पूछा गया है। तो संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातात्विक सामग्री यहां से खोदकर या कहां से खोदकर निकाली गई है। तो ये जो सामग्री निकाली गई है, ये निकाली गई है आपकी अरिविडू से। ठीक है, एक मिनट में इसका जो है कलर इसमें देख लेता हूँ कौन सा लेना है। तो इसमें जो आपका ये अरिविडू जो है, ठीक है, अरिविडू, ठीक है, अरिकेडू, अरि अरिकमेडू, अरिकमेडू नामक स्थान से जो है आपके संगम साहित्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। संगम साहित्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं और यहाँ से कुछ आपके रोमन बर्तन, रोमन बर्तन, इसके अलावा कपड़ों के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं अरिकमेडू से। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो ऋग्वेदिक आर्य जो है वो किस भाषा का प्रयोग करते थे, इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा का जो है ऋग्वेदिक आर्य यूज करते थे, संस्कृत भाषा का उपयोग ये लोग करते थे। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए। इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, ये आपको इसमें बताना है। तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था वो था आपका कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, वैसे गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, वास्तविक संस्थापक आपका चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलेंगे। उदयगिरी के पत्थरों से में उदयगिरी के पत्थरों में काटी कटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है। यानी कि कुल मिलाकर यह है कि आपका उदयगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, उदयगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, ये आपको इसमें बताना। तो उदयगिरी के पत्थरों को काटकर जो गुफाओं का निर्माण किया गया है वो उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में इसका निर्माण किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, उड़ीसा राज्य में इसका निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय का में योगदान दिया। ठीक है, सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय यानी कि एक दूसरे को जोड़ने के लिए किस प्रकार से जो है आपका योग दिया या योगदान प्रदान किया है इन लोगों ने। तो इन लोगों ने जो योगदान दिया है आपका जबान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर, जबान ए हिंदवी को बढ़ावा देकर इन लोगों ने अपना योगदान दिया है। ठीक है, यानी कि आपका भाषा का विकास करके, ठीक है, भाषा का विकास जो है, उर्दू भाषा का जो विकास किया गया था इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था, जो हिंदी और अरबी भाषा का मिश्रण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 46वां, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम बताएं। ठीक है, 16वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध में धार्मिक आंदोलन जो शुरू हुए थे उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको क्या कहा जाता है। तो उनको कहा जाएगा आपका 16वीं शताब्दी के शुरुआत में एक धर्म की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा, जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धार्मिक आंदोलन शुरू किया था अकबर के द्वारा किया गया था आपका, तो इसको दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता था और इसका प्रमुख भी अकबर था। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा। तो किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा अपने आप को बंगाल का शेर कहा जाता था। लॉर्ड वेलेजली अपने आप को या स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। अगला क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो 1924 ईस्वी में जब जेल से आए थे वे आपके 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था उसमें आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी और ये केवल एक ही बार आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो बेलगांव अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है महादेव गोविंद रानाडे सदस्य थे। तो महादेव गोविंद रानाडे जो है किस संस्था या किस संगठन के सदस्य थे? तो प्रार्थना समाज से इनका संबंध था। प्रार्थना समाज से ये संबंधित थे। एमजी रानाडे के नाम से इनको जाना जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 1942 ईस्वी में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था क्रिप्स प्रस्ताव के बाद। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये अंतिम आंदोलन माना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन, जो मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इस समय भारत के जो वायसराय थे आपके 1936 से लेकर 1945 तक, इस समय लिन लिथगो जो है भारत के वायसराय रहे। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसका जो आंसर सही आएगा वो आ जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय के काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रोलेट एक्ट के विरोध में ही आपका जलियांवाला में एक महासभा हो रही थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इस समय जो है आपके भारत के जो वायसराय थे जलियांवाला बाग के समय या रोलेट कानून के समय, रोलेट एक्ट जो कानून जो लाया गया था वो किसके समय लाया गया था? तो चेम्सफोर्ड इस समय जो है चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मूलतः भगवत गीता निम्न किस भाषा में लिखी गई थी? तो भगवत गीता जो है उसको किस भाषा में लिखा गया था ये आपको इसमें बताना है। तो संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी मूल रूप से। ठीक है, मूल रूप से जो है आपकी भगवत गीता जो थी वो संस्कृत भाषा में थी। इसके अलावा अब ये जो है अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है बंगाली उपन्यास जिसमें पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुआ, वह कौन सा बंगाली उपन्यास था जिसमें सबसे पहले वंदे मातरम जो है लिखा गया या प्रकाशित किया गया? तो आनंदमठ जो है, आनंदमठ में वंदे मातरम का उल्लेख हुआ था सबसे पहले। आनंदमठ में वंदे मातरम का उपयोग किया गया था सबसे पहले। अग्नि मंदिर पूजा स्थल है। अग्नि मंदिर पूजा स्थल कहां पर है ये आपको इसमें बताना है। तो अग्नि मंदिर पूजा स्थल जो है ये आपका पारसी स्थल है। तो किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, अग्नि मंदिर पूजा स्थल जो है पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म से संबंधित है आपका अग्नि पूजा मंदिर है। ठीक है, अग्नि पूजा मंदिर जो है आपका ये एक ही पारसी धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है? तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है आपका भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पड़ता है आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ए ऑप्शन सही होगा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है और इसी में इसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। इसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है और इस क्षेत्र में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। बेंगलुरु शहर जो है आपका कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु शहर आपकी कर्नाटक की राजधानी है और इसी को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बहुत अधिक निर्माण किया जाता है। अभ्रक मुख्य रूप से पाया जाता है। तो अभ्रक जो है सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में पाया जाता है ये आपको इसमें बताना। तो अभ्रक का सबसे ज्यादा जो भंडार है वो झारखंड राज्य में है, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका ए। झारखंड के क्षेत्र में अभ्रक का मुख्य रूप से भंडार पाया जाता है। भारत में अत्यधिक उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का होता है? तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है अभ्रक के उत्पादन में भारत का। और अभ्रक का जो उपयोग होता है, अभ्रक का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सामानों में। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से जो राज्य दिए गए हैं उनमें देखना है कि सबसे छोटा भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है या सबसे छोटा है? तो गोवा राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है, जबकि जनसंख्या सिक्किम में ज्यादा है 2011 के जनगणना के अनुसार। और सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का है। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी में है। ठीक है, तो गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है आपका। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो बांग्लादेश के साथ
बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगी हुई है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगी हुई है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगी हुई है। म्यांमार किसका नाम है? तो म्यांमार जो है बर्मा को कहा जाता है। म्यांमार जो है आपका बर्मा को कहा जाता है। बर्मा देश का ही, बर्मा ही आपका, म्यांमार का जो प्राचीन नाम था वो था आपका बर्मा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं? सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं, सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं? तो आधी रात के बाद, ठीक है। आधी रात के बाद जो है सागर के तटों पर ठंडी हवाओं की जो है शुरुआत हो जाती है और वो सुबह तक चलती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अशु अक्षांश से डोल ड्रम की ओर बहने वाली हवाएं कही जाती है, उनको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो जो है भूमध्य के चतुर्दिक अशु अक्षांश से डोलड्रम की ओर बहने वाली हवाओं को व्यापारिक पवने कहा जाता है। व्यापारिक पवने कहा जाएगा तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, व्यापारिक पवने उनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये आपको इसमें बताना है। तो रिएक्टर स्केल का जो उपयोग जो किया जाता है भूकंप की गति को मापने के लिए या भूकंप मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो उसका डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, डी आंसर इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में 8 ग्रह हैं और उनमें सबसे बड़ा जो ग्रह है आपका वो है आपका बृहस्पति। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर कोई ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत की ओर आ रहा है, अगर कोई ध्रुवीय प्रदेश से विषुवत की ओर आ रहा है, विषुवत की ओर आ रहा है तो उस पर क्या प्रभाव उत्पन्न होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो वनस्पति तथा पशु जाति का बिखराव घटेगा कि नहीं, दोनों एक समान रहेंगे, नहीं हो सकता। वनस्पति का खिसकाव, वनस्पति का बिखराव घटेगा लेकिन पशु का बिखराव बढ़ेगा। वनस्पति या पशु जाति का बिखराव बढ़ेगा, तो ये सही रहेगा आपका, डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका डी, यानी कि जब आपका ध्रुवों से विषुवत की ओर, ठीक है, ध्रुवों से यानी ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर आएंगे तो इन क्षेत्रों में जो है वनस्पति और पशु जाति का बिखराव बढ़ेगा, यानी कि इस क्षेत्र में जो है वनस्पति भी ज्यादा पाई जाएगी और जीव जंतु भी ज्यादा होंगे, ठीक है, पशु भी ज्यादा पाए जाएंगे। तो आपका इसका जो डी आंसर है वो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आप सभी को पता होगा कि 35 वर्ष की आयु न्यूनतम होती है जो है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 35 वर्ष चाहिए। लोकसभा विधानसभा का मेंबर बनने के लिए 25 साल चाहिए। राज्यसभा और आपका विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए। इसके अलावा विधानसभा ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत और इसके अलावा नगर पालिका, ठीक है, इन सब के लिए 21 साल चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपको इसमें बताना है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ए में दिया गया है वह लोकसभा को भंग कर सकता है, सत्य है। वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है, ये भी सत्य है। वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो यही आपका सही नहीं होगा। जो है राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता। राज्यसभा को राष्ट्रपति क्या कोई भी भंग नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसके 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसके जो है अवकाश प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। 1/3 सदस्य इसके अवकाश प्राप्त करते रहते हैं। इसके अलावा वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा आपका सी ऑप्शन इसका सही होगा। वह राज्यसभा को भंग कर सकता है, यानी कि नहीं कर सकता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? देखिए भारत में कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति चुनाव जीतकर कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अमेरिका में, यूएसए में केवल 2 बार, एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। धन विधेयक के विषय में राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक के विषय में राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना पारित हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, इसमें कोई इसकी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा राज्यसभा की स्वीकृति के बिना विधेयक पारित नहीं हो सकता, गलत। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जी नहीं, पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा धन विधेयक विषयक विवाद पर राज्यसभा के अध्यक्ष अंतिम निर्णय देता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। धन विधेयक
राज्यसभा की धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए। देखो सी में दिया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए, तो देखिए राज्यसभा में प्रस्तुत करने का मतलब कि सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जी नहीं, ठीक है। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष ये घोषित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। इसके अलावा राज्यसभा को इसे केवल 14 दिन के लिए भेजा जाता है। तो ये आपका जो इसमें से जो सही आंसर इसका जो होगा, कौन सा धन सत्य है, सत्य बोझा गया। तो धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। अगर राज्यसभा अपनी स्वीकृति नहीं दे रही है तो भी 14 दिन के अंदर जो है ये विधेयक पारित हो सकता है या पास हो सकता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है ये आपको बताना है। देखिए चुनाव आयोग का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 324 में किया गया है। अनुच्छेद 324 में आपका निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है और इसका गठन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था और अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है, ये एक संवैधानिक संस्था है। तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका बी आंसर सही होगा। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। तो 1952 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 1952 में पहली बार जो है सरकार चुनी गई थी। 1952 में पहली बार सरकार चुनी गई थी। घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है। घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, चलिए जी, अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, नोट छापकर, उपयुक्त में से किसी भी या सभी प्रकार से। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, ठीक है। घाटे की पूर्ति कैसे की जाएगी। तो देखिए प्रत्यक्ष कर को बढ़ा सकते हैं, ये भी सही आंसर है। अप्रत्यक्ष कर को भी बढ़ा सकते हैं, जीएसटी वगैरह, ठीक है, और नोट भी छाप सकते हैं, ठीक है। तो घाटे की पूर्ति इन सब के माध्यम से की जा सकती है। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। भुगतान संतुलन पद प्रदर्शित करता है। तो भुगतान संतुलन क्या प्रदर्शित करता है। पद संदर्भित है। भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है, पद संदर्भित करता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा कौन सा आएगा इसमें, आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को, सही हो सकता है। परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के मध्य अंतर को गलत है। आंतरिक व्यापार तथा बाह्य व्यापार ये भी गलत है के मध्य अंतर को, ये भी गलत रहेगा। आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण के अंतर को, इसका आएगा आयात निर्यात, आयात निर्यात के मध्य अंतर को। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। भुगतान संतुलन पद संदर्भित करता है तो आयात और निर्यात के मध्य अंतर को, उसके बीच में जो अंतर होता है उसको ये प्रमाणित करता है। ISO 9000, ISO 9000 क्या है। ISO 9000 क्या है ये आपको इसमें बताना है। तो ISO 9000 जो है एक अच्छे प्रबंधन का नाम है, एक अच्छे प्रबंध का नाम होता है, ठीक है। मिसाइल का नाम नहीं है, उपग्रह का नाम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अन्वेषण आकाशगंगा ये भी नहीं है। तो अच्छे प्रबंध का नाम जो आएगा इसमें ISO 9000 जो आता है ये अच्छी क्वालिटी को प्रदर्शित करता है, अच्छे प्रबंध को प्रदर्शित करता है। यूएनओ अस्तित्व में कब आया। तो यूएनओ का गठन कब किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब किया गया। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को 52 देशों के द्वारा इसका जो है 51 देशों के द्वारा, ठीक है, 51 देशों के द्वारा इसका गठन किया गया था। 51 देशों के द्वारा इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को जो है आपका यूएनओ अस्तित्व में आया या इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको देख लेते हैं। पहले पुस्तक का नाम पढ़ते हैं। पुस्तक थ्रू द मैजिक विंडो, जिसमें टेलीविजन के 1959 के प्रारंभिक दिनों से लेकर वर्तमान तक के टेलीविजन का इतिहास दिया गया है। पुस्तक का नाम है थ्रू द मैजिक विंडो। निम्नलिखित में से इसके लेखक कौन हैं। थ्रू द मैजिक विंडो नामक पुस्तक के लेखक कौन है ये इसमें आपको बताना है। तो शिवांती निनान इसके लेखक हैं। शिवांती निनान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। शिवांती निनान के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की ये पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो महात्मा गांधी, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था, ठीक है। सरोजिनी नायडू, ठीक है, जो पहली भारतीय थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पहली भारतीय थी। इसके अलावा पहली महिला की बात करें तो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हुई थी एनी बेसेंट। तो सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना को इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था, ठीक है। लेकिन 1940 में इन्हीं के द्वारा
पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है, ये इसमें आपको बताना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया जाता है, ये इसमें आपको बताना है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ के लिए, यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य करता है उसको जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद अली का संबंध है। मोहम्मद अली का किस खेल से संबंध है, ये आपको इसमें बताना है। तो मोहम्मद अली का जो संबंध है वो आपका बॉक्सिंग से है। ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे आपके मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली का जो संबंध है वो आपका बॉक्सिंग से है। टी शब्द किस खेल से संबंधित है, टी जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको इसमें बताना है। तो टी शब्द जो है आपका गोल्फ के खेल से संबंधित है। गोल्फ यानी कि ए ऑप्शन में से रहेगा, गोल्फ के खेल से संबंधित है आपका। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है, एक शाकाहारी व्यक्ति को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से प्राप्त होगा, ये आपको इसमें बताना। तो दूध से जो है, दूध में फास्फोरस की मात्रा होती है, तो दूध से उसको फास्फोरस प्राप्त होगा। डी ऑप्शन से रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। तो क्या लिया जाता है, ये इसमें आपको बताना। तो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज इसका सही आंसर होगा। ग्लूकोज लिया जाता है कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए। नहीं एकदम से जो है अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ग्लूकोज लेना पड़ता है। ग्लूकोज जो है एकदम शरीर में जाकर घुल जाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। तो आंख का जो अंदरूनी पीछे का पृष्ठ होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेरेसस किसकी कमी से होता है। मेरेसस नामक जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, इसमें ये आपको बताना है। तो आपका कैलोरी की कमी के कारण मेरेसस नामक बीमारी हो जाती है, मेरेसस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और ये रोग जो है आपका अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो किसके कारण अल्जाइमर रोग का जो लक्षण है वो मस्तिष्क कोशिका का है, ठीक है। मस्तिष्क कोशिका में जो है अल्जाइमर होता है। तो सी ऑप्शन से रहेगा मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। अगला क्वेश्चन, कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता। तो क्यों नहीं करता ये आपको इसमें बताना है। तो किस कारण नहीं करता, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं, ठीक है। तो जो है कठोर जल जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण पाए जाते हैं, जिस कारण जो है ये झाग उत्पन्न नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। तो समय की इकाई कौन सी नहीं है, ये इसमें आपको बताना है। समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है ये समय की इकाई नहीं है, बल्कि इससे दूरी नापी जाती है। सूर्य की दूरी जो नापी जाती है वो आपके प्रकाश वर्ष के माध्यम से मापी जाती है, ठीक है। तो 1 मिनट जो है आप रुकिएगा, मैं इसमें जो है लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा देता हूं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका ग्रहों की गति के नियम किसमें प्रतिपादित किए गए हैं। ग्रहों की गति के नियम किसमें प्रतिपादित किए गए हैं, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, ठीक है, ग्रहों के बारे में। 1 मिनट में इसमें जो है चार्जिंग को भी लगा देता हूं। चलिए जी, ग्रहों की है तो ऑप्शन दिया गया है आपका कोपरनिकस, न्यूटन, ठीक है। डी में दिया गया है न्यूटन, ठीक। तो इसमें आपको बताना है ग्रहों की गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित या किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। तो इसका जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था केपलर के द्वारा। इसका सही आंसर रहेगा आपका बी आपका सही आंसर होगा। केपलर के द्वारा जो है आपका ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन या आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो आपके ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है। लास्ट के 10 क्वेश्चन रहेंगे ये आपके कंप्यूटर के होंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा
एक स्ट्रोक में यानी कि एक बार में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जो है एक बार में केवल एक ही अक्षर प्रिंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टर्नकी सिस्टम। टर्नकी सिस्टम क्या है? तो टर्नकी सिस्टम क्या है ये आपको इसमें बताना है। तो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता टर्नकी सिस्टम कहलाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्णता को ही आपका टर्नकी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फोर्ट्रेन, एलोग, पोस्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है? किस भाषा को नींव का पत्थर कहा गया है इन सभी को सीखने के लिए? तो ये कहा गया है आपका किसको? तो फोर्ट्रोन को, सॉरी बेसिक को, ठीक है, यानी कि बेसिक सीखना पहले जरूरी होता है, उसी के बाद आपका फोर्ट्रोन, एल्ग्रोन, पास्कल, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखा जा सकता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर को जो है बेसिक रूप से जानना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो पंच कार्ड का यूज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था ये इसमें आपको बताना है। तो पंच कार्ड का जो यूज किया गया था सबसे पहले वो किया गया जोसेफ मेरी के द्वारा। जोसेफ मेरी के द्वारा पंच कार्ड का सबसे पहले यूज किया गया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहा जाता है? ये इसमें आपको बताना है, ठीक है, ये इसमें आपको बताना है। तो किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाएगा आपका एड्रेस। एड्रेस के नाम से जाना जाता है, उसको एड्रेस के नाम से जाना जाएगा। किसी भी स्टोरेज के लोकेशन या आइडेंटिफाई को जानने के लिए या प्रयुक्त नाम या नंबर को जानने के लिए आइडेंटिफाई का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट होगी, तो वो होगी आपकी प्रिंटेड आउटपुट। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका सी आंसर इसका सही रहेगा। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होगी? तो प्रिंटेड आउटपुट होगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है इसको देखिए, खाली स्थान का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो सबसे पहले कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। तो मशीन लैंग्वेज इसका सही आंसर होगा। मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? निम्नलिखित में से बताना है कि दो प्रकार के डिवाइस आउटपुट कौन कौन से हैं आपके इसमें, ये आपको देखना है। तो दो प्रकार के डिवाइस कौन कौन से? तो मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर जो होता है ये आउटपुट होते हैं, ठीक है। मॉनिटर भी और प्रिंटर भी। प्रिंटर से प्रिंट निकलते हैं, मॉनिटर से भी जो है आपका निर्देश देके आप किसी भी चीज को जो है प्रिंट वगैरह के माध्यम से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर और प्रिंटर दोनों जो हैं आउटपुट हैं, ये आउटपुट हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका पास्कल। पास्कल क्या है ये आपको इसमें बताना है। तो पास्कल जो है क्या है इसमें आपको बताना है। तो कंप्यूटर जो पास्कल जो है एक प्रकार की भाषा है, कंप्यूटर की एक प्रकार की भाषा है, कंप्यूटर की एक भाषा है और इसी को पास्कल कहा जाता है। पास्कल जो है कंप्यूटर की एक भाषा है, तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है आपका OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, ये भी कई बार आपका एग्जाम में आता है, बैंक के एग्जामों में कई बार देखा गया है, इसके अलावा अन्य एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आता रहता है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका सही आंसर होगा। तो ए ऑप्शन सही रहेगा, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्टिकल यानी कि OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका जो है पूर्ण रूप होता है, या पूरा जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये आपके 70 क्वेश्चन थे आपके आज के, जिनमें से आपके 60 क्वेश्चन थे, जिनमें से आपके 60 क्वेश्चन जो रहे हैं आपके इसमें 60 क्वेश्चन जो थे आपके 50 क्वेश्चन आपके जीके के थे, प्लस 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से आपका जो है पेपर आने वाला है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस में जो एग्जाम आएगा आपका वो ठीक इसी तरह से आएगा, ठीक है। तो आपका आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो चलिए करेंगे आज की क्लास को यहीं पे समाप्त, और इसके बाद दूसरी क्लास जो है आपकी कल आ जाएगी।